माय चैनल एडवोकेट क्लब। तो हमने स्टार्ट किया था फ्रेंड्स हमारा चैप्टर 6, जिसमें हमने ग्रुप ए देख लिया है 61 to 69 समन्स केसेस, ग्रुप बी देख लिया है वारंट ऑफ अरेस्टेड। ये हम देख रहे हैं अपीयरेंस किस तरह से कंपेल किया जा सकता है। तो पहले हम समन्स देंगे, इज्जत से बुलाएंगे उसको, वो नहीं आता है तो वारंट देंगे, उठा के लाएंगे। अगर फिर भी वो नहीं आता है तो प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट करेंगे, मतलब पेपर में वगैरह हर तरफ बताएंगे कि ये पर्सन को यहाँ आना है। फिर भी नहीं आता है तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच करेंगे। एंड हमारा जो थर्ड चैप्टर चल रहा है अभी, जो हम थर्ड सी पार्ट पे है, इसमें बताया जाता है इसका थर्ड स्टेज कि प्रोक्लेमेशन करेंगे। जो समझ में भी नहीं आया, वारंट में भी नहीं आया, तो हम प्रोक्लेम इशू कर सकते हैं एंड उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं, जो है हमारा सेक्शन 82 से 86 में डिफाइन कर रखा है। 82 to 86 में बता रखा है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट के जो भी प्रोविजंस हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड इसमें है हमारा प्रोक्लेमेशन ऑफ द पर्सन एब्सकॉन्डिंग। जो पर्सन वारंट देने के बाद भी नहीं आया, मतलब भागा हुआ अपराधी है, वहाँ तक भी नहीं आया, मतलब वो भाग गया है, तो उसको क्या होगा, प्रोक्लेमेशन ऐसे पर्सन को दिया जाता है। प्रोक्लेमेशन मीन्स क्या होता है फ्रेंड कि किसी भी ऐसी जगह पे न्यूज़पेपर में, जैसे कि हम पेपर प्रोक्लेमेशन देते हैं, कि वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन देना है कि ये पर्सन ऐसा ऐसा इस तरह से नहीं मिल रहा, इस तरह से ये डेट पे यहाँ पर उसने आ जाना चाहिए। इस तरह से प्रोक्लेमेशन उसको बताने के लिए, उसने रिसीव तो नहीं किया, समझ नहीं लिया, उसने वारंट नहीं हुआ उस पर इशू, कहीं भी मिल के नहीं आया वो पर्सन, तो अब उसको क्या करेंगे, हम ये जनरल जो इन्फॉर्मेशन है देके उसको बुलाने की कोशिश करेंगे। इशूइंग ऑफ प्रोक्लेमेशन की कंडीशन होती है कुछ फ्रेंड। पहला कंडीशन क्या होता है, वारंट ऑफ अरेस्ट हैज़ बीन इशू बाय द कोर्ट। कोर्ट क्या करेगा, एनी कोर्ट जहाँ पर वो केस चल रहा है, वो कोर्ट क्या करेगा, इशू करेगा प्रोक्लेमेशन का ऑर्डर, रिटन प्रोक्लेमेशन पब्लिश करेगा, पब्लिश करना रिटन प्रोक्लेमेशन। प्लेस एंड स्पेसिफाइड टाइम नॉट लेस देन 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन सच ऑर्डर। ओके, और वो जो पब्लिश करेगा, वहाँ से पब्लिश करने के बाद से 30 दिन के अंदर वो पर्सन को हाजिर होना है कोर्ट में। ये इसका रूल है फ्रेंड्स। ये 30 डेज भी याद रखिएगा फ्रेंड। प्रोक्लेमेशन में कितने दिन के अंदर आना पड़ता है, तो 30 डे में आना पड़ता है, वो ऑर्डर इशू होने के बाद से, डेट ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशिंग के डेट के बाद से 30 डे में उसको कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है। कोर्ट इशूइंग वारंट हैज़ रीजन टू बिलीव whether after taking evidence or not that a person against whom warrant has been issued has, वो पर्सन कैसा है, प्रोक्लेम है, और दूसरा क्या है, वो कंसील कर रहा है हिमसेल्फ सो दैट सच वारंट में नॉट बी एग्जीक्यूट। ये दो प्रकार का पर्सन होगा, तो उसको प्रोक्लेमेशन जो है पब्लिश किया जाएगा उसका। अब प्रोक्लेमेशन कैन नॉट बी इशू बिफोर द इशुएंस ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट। पहले जब हमने देखा समन्स, उसके बाद वारंट ऑफ अरेस्ट होगा, और वारंट ऑफ अरेस्ट होने के पहले प्रोक्लेमेशन नहीं इशू किया जाता फ्रेंड। पहले वारंट ऑफ अरेस्ट होगा, देन उसके बाद ही जो होगा प्रोक्लेमेशन होगा हमारा। साइमल्टेनियसली वारंट एंड प्रोक्लेमेशन इशू नहीं कराई जा सकती, ये इलीगल है, ये बोलता है हमारा सेक्शन 82। ये पूरा ब्रीफली दे रखा है फ्रेंड। इसमें जितने मेन कंटेंट्स है मैं आपको बताते चल रही हूँ, पूरा रीडिंग करने के बजाय इसका मेन क्रक्स जो बता रही हूँ। ओके फ्रेंड, एंड इसमें क्या बताता है, फॉर्म ऑफ प्रोक्लेमेशन कैसा होना चाहिए, मस्ट बी रिटन होना चाहिए। ओके, पब्लिकली वो पब्लिश न्यूज़पेपर में होना चाहिए, हाँ रिटन होना चाहिए। ये नीचे ऊपर बेरेट की लैंग्वेज है, तो ऊपर नीचे नीचे हम लोगों को समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको लाइन टू लाइन बता रही हूँ कि पहले क्या होगा, किसको, कौन सा पर्सन को होगा प्रोक्लेमेशन। वारंट कौन करेगा, कोर्ट करेगा। कोर्ट किसको करेगा, जो एब्सकॉन्ड है या फिर कंसील कर रहा है हिमसेल्फ को, उसको करेगा। एंड वो दोनों, वारंट जो है और प्रोक्लेमेशन दोनों एक साथ नहीं हो सकता। थर्ड वन क्या है, फॉर्म क्या होगा प्रोक्लेमेशन का, रिटन में होना चाहिए। प्लेस एंड टाइम फॉर अपीयरेंस, उसमें एब्सकॉन्डर का जो है लिखा हुआ होना चाहिए। एंड डेट ऑफ अपीयरेंस मस्ट नॉट बी लेस देन, जो हमने ऊपर देखा क्या होना चाहिए, रिटन में होना चाहिए। दूसरा, स्पेसिफाई द प्लेस एंड स्पेसिफाई डे, प्लेस और टाइम, उसको कहाँ पर बुलाना है, कब बुलाना है, वो उसमें मेंशन हुआ जाना चाहिए। और डेट ऑफ अपीयरेंस मस्ट बी नॉट लेस देन 30 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ सच प्रोक्लेमेशन। जो प्रोक्लेमेशन जो कर रहे हैं वो 30 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैनर ऑफ इशुएंस ऑफ प्रोक्लेमेशन, मैनर क्या होना चाहिए उसका, फिर इट शुड बी पब्लिकली रीड, कैसा होना चाहिए, पब्लिकली रीडेबल होना चाहिए वो। इन सब कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज, वो जहाँ रहता है उस टाउन और विलेज के इसी पार्ट में जहाँ पर वो पढ़ी जाए या देखी जाए वो न्यूज़। इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरी रिसाइड, और जहाँ पर वो पर्सन रहता हो, ऐसा नहीं कि वो रहता है दिल्ली में और दे दिया हमने मुंबई में, जहाँ पर वो रहता है उस ऑर्डिनरी प्लेस में जहाँ पर रहता है वहाँ पर ही उसी विलेज में पब्लिश कराना चाहिए।
ऐसा बोलता है हमारा सेक्शन 82। इट शुड बी अफेक्ट्स टू सम कॉन्सिक्वेंस पार्ट, जो हमने सब्स्टिट्यूट देखा था समन्स, उस तरह से ये क्या हो सकता है, किसी भी पार्ट पे वो जो वहाँ लगाया जा सकता था कॉन्सिक्वेंस पार्ट पे, यहाँ पर भी क्या करना है, वो अफिक्स करना है, चिपकाना है ऐसे पार्ट पे उसके घर के या फिर होम स्टेट पे जहाँ पर वो रहता है, इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरी रिसाइड और टू सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ सच टाउन और विलेज, या फिर उस टाउन या विलेज के किसी ऐसे पार्ट पे लगा सकते हो जहाँ वो ऑर्डिनरी रहता है। ओके, कॉन्स्पिशियस पार्ट पे लगाया जा सकता है। कॉपी ऑफ इट शुड बी अफिक्स टू द सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस, कोर्ट हाउस में भी उसकी जो कॉपी है वो लगाना होगा, अफिक्स कोर्ट कॉपी। ओके, कोर्ट में ऑल्सो डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश इन डेली न्यूज़पेपर, और क्या बोलेगा कोर्ट, डेली न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कर दो, जो सर्कुलेट कहाँ पर होता है, जहाँ पर वो पर्सन रहता है। सेम दिल्ली मुंबई वाला एग्जांपल नहीं चलेगा, जहाँ वो पर्सन रहता है वहीं पर वो क्या करना पड़ेगा, आपको पब्लिश करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की जो है डेफिनेशन दे रखी है सब क्लॉज 4 में 82 के, जो अमेंडमेंट के बाद आई थी, और वो कौन सी अमेंडमेंट थी फ्रेंड, वो अमेंडमेंट थी 2005 की। ये सब सेक्शन जो है, सब क्लॉज जो है सेक्शन का, ये 2005 में अमेंड किया गया सीआरपीसी के अमेंडमेंट से। और इसमें क्या बोला गया, वेयर पब्लिश प्रोक्लेमेशन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन सो एंड सो, ये जो सेक्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये सेक्शन के अंदर पनिशेबल है अगर वो पर्सन, सच पर्सन फेल्स टू अपीयर at the specified place and time, the court may, after making an such inquiry as it think fit, pronounce him proclaim offender and make a declaration of that effect। तो कोर्ट क्या करता है, वो फेल होता है अपीयर्स होने के लिए, कहाँ, वो प्लेस पे और वो टाइम पे जो बोला गया है प्रोक्लेमेशन में, तो कोर्ट क्या करता है, पहले समझ दिया नहीं आया, वारंट दिया नहीं आया, प्रोक्लेमेशन न्यूज़पेपर में डाला, घर पे लगा दिया, विलेज में बता दिया, फिर भी वो पर्सन नहीं आता है बोले हुए टाइम में, मतलब 30 डेज़ के अंदर कोर्ट में नहीं आता है, तो कोर्ट क्या करेगा, उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देगा। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो होता है वो किसको बोला जाता है, इन शॉर्ट डेफिनेशन ही पकड़ लीजिए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो उस पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहा जाएगा, और वो डिक्लेरेशन कोर्ट उसको दे देगा, उसके बाद से वो अमल में आ जाएगा। देन है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एब्सकॉन्डर, जो है 83 में। अब हमने इतना कर दिया, वो फिर भी नहीं आया कोर्ट में, तो कोर्ट ने क्या किया, उसको प्रोक्लेम ऑफेंडर करार दे दिया। अब होने के बाद ऑफेंडर तो बन गया वो प्रोक्लेम ऑफेंडर, पर उसको करेंगे क्या, फिर तीसरा चौथा हमारे पास क्या रेमेडी बनती है, तो चौथी रेमेडी बनती है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच भी करवा सकता है कोर्ट उस भागे हुए आरोपी को। कैसा करेंगे, कोर्ट इशूइंग प्रोक्लेमेशन मे एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू ऑफेंडर, कौन सी मूवेबल और इमूवेबल कोई भी प्रॉपर्टी हो ऑफेंडर की, वो अटैच करा सकते हैं। रीज़न रिकॉर्ड करना चाहिए राइटिंग में, क्या है वो प्रोक्लेमेशन के अंदर दिए हुए हैं वो, एंड देन अटैचमेंट कराएंगे, दोनों भी प्रॉपर्टी होगी, कोई भी प्रॉपर्टी होगी तो बोथ प्रॉपर्टी को अटैच करा सकते हैं। और कोर्ट क्या कर सकता है, साइमल्टेनियसली ऑर्डर कर सकता है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट का। ये 83 का जो प्रोविजो है वो क्या बोलता है फ्रेंड, जस्ट अ मिनट, प्रोविजो कहाँ गया हमारा 83 का प्रोविजो। ओके चलिए, तो हमारा प्रोक्लेमेशन क्या बोलता है, प्रोविजो ऑफ 83 क्या बोलता है फ्रेंड, अटैचमेंट में बी ऑर्डर साइमल्टेनियसली विद द प्रोक्लेमेशन अंडर फॉलोइंग कंडीशन। कुछ कंडीशन है इसमें, और वो कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट अ मिनट, कहाँ रह गया, यस ये है, प्रोवाइडेड दैट, प्रोविजो में क्या बताता है कि प्रोक्लेमेशन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड बाय एफिडेविट और अदरवाइज दैट द पर्सन इज रिलेशन टू whom द प्रोक्लेमेशन इज टू बी इशू। यस फ्रेंड्स, ये हमारा प्रोवाइडेड क्या बोलता है, प्रोविजो क्या बोलता है कोर्ट का, कि साइमल्टेनियसली प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट दोनों भी दिया जा सकता है। जैसे हमने देखा वारंट एंड जो प्रोक्लेमेशन है वो एक साथ नहीं दिया जा सकता था, वो इलीगल था सेक्शन 82 के अंदर, लेकिन सेक्शन 83 बोलता है साइमल्टेनियसली अटैचमेंट और प्रोक्लेमेशन दोनों भी कराए जा सकते हैं। लेकिन कब कराए जा सकते हैं फ्रेंड, फर्स्टली अगर ऐसा हो कि वो कर रहा है डिस्पोज ऑफ द होल प्रॉपर्टी और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, क्या कर रहा है वो डिस्पोज करने वाला हो अगर, तो साथ ही में प्रोक्लेमेशन के अटैचमेंट भी लगाया जा सकता है। एंड अबाउट टू रिमूव होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम लोकल जुरिस्डिक्शन, वो लोकल जुरिस्डिक्शन से कोर्ट की क्या कर रहा है, बेच रहा है, ख़त्म कर रहा है, तो उस तरह से अटैचमेंट का जो है साइमल्टेनियसली
ऑर्डर किया जा सकता है प्रोक्लेमेशन के साथ। एंड देन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट ओनली आफ्टर द इंडोर्समेंट बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विद इन हुज डिस्ट्रिक्ट सच प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। क्या बोलता है ये अटैचमेंट के लिए? ऑर्डर शैल ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन विद इन द डिस्ट्रिक्ट in which it is made, and it shall authorize the attachment of any property belonging to such person without such district, वो डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, when endorsement by the district magistrate, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको इंडोर्स करता है, साइन करता है, विद इन हुज डिस्ट्रिक्ट सच प्रॉपर्टी सिचुएटेड, जिसके दायरे में वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की वो प्रॉपर्टी होगी, वहाँ की अगर है तो वो इंडोर्स करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और वो प्रॉपर्टी अटैच वहाँ से कराई जा सकती है। चलिए फ्रेंड्स, मैनर क्या हो सकता है अटैचमेंट का फ्रेंड, वो बताया जाता है यहाँ पर। पहला मैनर क्या हो सकता है, इसमें 3 प्रकार दिए हुए हैं किस तरह से वो अटैचमेंट किया जा सकता है। प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच इस डेब्ट, या वो उधारी की होंगी, डेब्ट होंगी, किसी के पास उधार रखी हुई, किसी गिरवी रखने के लिए, इस तरह से वो हो सकती है। और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है कोई, या द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन डेप्ट होगा और मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, तो वो किस तरह से अटैचमेंट किया जाएगा? बाय सीजर किया जाएगा फर्स्टली, या कोई अपॉइंटमेंट रिसीव किया जाएगा उसके ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, या फिर रिटर्न में प्रोहिबिशन का ऑर्डर निकाला जाएगा, डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम पर्सन और टू एनी वन ऑफ हिज बिहाफ, उसके बिहाफ में किसी और को भी वो क्या है दी जा सकती है, डिलीवर की जा सकती है। या फिर ये तीनों में से कोई 2, बाय ऑल और एनी 2 ऑफ द अबव मेथड जो है इसमें से भी किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, एंड इसमें क्या है ये देखिए, बाय ऑल और एनी 2 मेथड्स जो कोर्ट को लगता है उस तरह से भी किया जा सकता है मैनर से अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। लैंड पेइंग रेवेन्यू जो होता है फ्रेंड्स, ओके, जब इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होता है, लैंड पेइंग रेवेन्यू होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स व्हेन प्रॉपर्टी इज लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स भरते हैं हम लोग, इस तरह से अगर कोई प्रॉपर्टी होती है, इट्स अटैचमेंट कैन बी मेड थ्रू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द लैंड और सिचुएटेड। तब क्या होगा, अटैचमेंट किससे कराई जाएंगी? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के, कलेक्टर के थ्रू ही कराई जाएंगी डिस्ट्रिक्ट के, वो लैंड जिसके जुरिस्डिक्शन में आता है, जहाँ पर सिचुएशन है जिसके कलेक्टर के जुरिस्डिक्शन में, उसी से वो अटैचमेंट कराया जाएगा। ये बोलता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि कौन कराता है, लैंड रेवेन्यू वाले जो होते हैं उसका अटैचमेंट, तो वो कराता है कलेक्टर, याद रखिएगा फ्रेंड्स। देन है हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी जब होती है उसका किस तरह से होगा अटैचमेंट, इमूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट किस तरह से होगा फ्रेंड, ये देखिए, कलेक्टर करता है डिस्ट्रिक्ट का, जो रिवेन्यू जो जाता है हमारा लैंड रेवेन्यू को पेइंग रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो थ्रू किससे होता है, थ्रू, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कलेक्टर से होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है इंपॉर्टेंट मीन्स, इन विच लैंड इज सिचुएटेड, वो कराता है। ओके, देन क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का अदर देन कैसे हो सकता है, बाय टेकिंग पोजेशन हो सकता है। कैसा वो इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैचमेंट कैसे कराएंगे, हमने तो देख लिया, मूवेबल प्रॉपर्टी है अगर तो सीज कर लेंगे, या तो कोई अपॉइंटमेंट करेंगे, रिसीवर को किसी को अपॉइंट करेंगे, या प्रोहिबिट करेंगे उसको बेचने के लिए, बाय ऑर्डर इन राइटिंग में, डिलीवर ऑफ प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम पर्सन, या ऑन बिहाफ ऑफ कोई उसकी जगह पे होता है तो उसको प्रोहिबिट कर देंगे मूवेबल प्रॉपर्टी। मगर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो तो उसको सीज तो नहीं कर सकते ना हम, तो क्या करेंगे, टेकिंग पोजेशन कर देंगे, पोजेशन उस पर ले लेंगे, या फिर उस पर क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे रिसीवर को, या क्या करेंगे, बाय प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ रेंट और डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू द एब्सकॉन्डर और टू एनी वन ऑन हिज बिहाफ। तो ये जो पेमेंट होगा रेंट का वगैरह, वो हम जो प्रोक्लेम पर्सन है उसको देने से रोक देंगे, रिटर्न प्रोहिबिशन होगा, राइटिंग में होगा वो प्रोहिबिशन, प्रोक्लेम पर्सन को जो देने से है या उसके बिहाफ में किसी और को भी देने से मना कर देंगे, बाय या फिर बाय सबसे या फिर एनी 2 मेथड से ये कोर्ट क्या करा सकता है, उसका खुद का डिस्क्रेशन है वो करा सकता है। एंड इसमें जो लाइव स्टॉक होते हैं और जो पेरिशेबल नेचर के गुड होते हैं फ्रेंड, वो क्या होते हैं, लाइव स्टॉक और पेरिशेबल नेचर गुड होते हैं, कोर्ट क्या करता है, मैं ऑर्डर इमीडिएट सेल, तो कोर्ट क्या करता है, उसको इमीडिएट सेल करने का ऑर्डर भी पास कर सकता है। प्रोसीड ऑफ सेल शेल अबाइड द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो उसका जो प्रोसीड जो सेल का आएगा ना, वो अबाइड द ऑर्डर ऑफ कोर्ट होगा, जैसा कोर्ट बोलेगा, पेरिशेबल नेचर है अगर तो इमीडिएट सेल हो जाएगा, और वो जैसा कोर्ट बोलेगा उस तरह से आगे उसका प्रोसीड एग्जीक्यूट किया जाए, उसके पैसे जो है कोर्ट जिस मैनर से बोलता है उस तरह से किया जाता है। क्लेम और ऑब्जेक्शन भी ला सकते हैं इसके ऊपर आप, अगर अटैचमेंट किया गया है कोई तो।
और वो अपॉइंटमेंट जो लाइबिलिटीज है ड्यूटीज़ जो रिसीवर की वो CPC के अंदर आती है फ्रेंड्स, अंडर CPC अपॉइंटमेंट और रिसीवर हम अपने CPC में देखते हैं फ्रेंड, वही अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर इधर भी है, ये बताया जाता है। सेक्शन 84 है क्लेम एंड ऑब्जेक्शन टू द अटैचमेंट। क्या है क्लेम और ऑब्जेक्शन लिए जा सकते हैं अटैचमेंट के लिए। तो इसमें सिंपल इतना बताया हुआ है फ्रेंड कि एनी क्लेम कैन बी प्रिफर्ड विद इन 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर वो क्लेम कर देना चाहिए बाय एनी पर्सन अदर देन, कौन होना चाहिए, प्रोक्लेम ऑफेंडर, अदर देन द प्रोक्लेम पर्सन इन अ कोर्ट बाय विच ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट इशू। जिस कोर्ट में अटैचमेंट ऑफ इशू हुआ है उस कोर्ट में प्रोक्लेम पर्सन छोड़ के कोई भी पर्सन 6 महीने के अंदर जो है क्या कर सकता है, एप्लीकेशन फाइल कर सकता है ऑब्जेक्शन का, और मतलब ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। 6 मंथ याद रखिएगा फ्रेंड्स, सेक्शन 84 में 6 मंथ है जब वो ऑब्जेक्शन क्या है रेज कर सकता है। अदर देन कौन होना चाहिए, कि तो आप प्रोक्लेम ऑफेंडर खुद ही है ना, वो भाग गया इसलिए तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच की गई है, तो वो पर्सन कैसे आएगा उसमें ऑब्जेक्शन में, ऑब्जेक्शन तो अदर पर्सन का होगा ना, जिसकी प्रॉपर्टी जिसने खरीद के रखा है, जो कुछ किया है, तो ऑब्जेक्शन कौन करेगा, अदर पर्सन करेगा, प्रोक्लेम से 6 महीने के अंदर करेगा। वेयर प्रॉपर्टी इज अटैच अंडर एन ऑर्डर इंडोर्स बाय कलेक्टर, वो हमें रिवेन्यू में देखा कलेक्टर करता है, तो क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी मेड टू द इन द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच अटैचमेंट इज मेड। अगर कलेक्टर करते हैं रेवेन्यू के मैटर में तो कौन करेगा, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है, CGM जो है डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पर ऑब्जेक्शन लगाया जाएगा फ्रेंड। वेर क्लेम और ऑब्जेक्शन हैज़ बीन डिसअलाउड हो जाता है क्लेम और ऑब्जेक्शन, देन क्या होगा, इन होल और इन पार्ट, कैसे भी हो सकता है, असर्ट में बी इंस्टीट्यूटेड टू स्टैब्लिश द राइट विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर। तो 1 ईयर के अंदर लिमिटेशन है फ्रेंड्स, विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर के अंदर क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड द प्रीफर ऑब्जेक्शन, 1 ईयर के अंदर आप क्या कर सकते हो, उसका सूट लगा सकते हो। 1 ईयर के अंदर ऑब्जेक्शन अगर आपने लिया है 6 महीने के अंदर लिया है, और 6 महीने के अंदर लेने के बाद भी क्या है, आपका जो ऑब्जेक्शन रिजेक्ट कर दिया है, डिसअलाउ कर दिया गया है, तो 1 ईयर तक आपको टाइम है क्या के लिए, सूट फाइल करने के लिए। सूट फाइल करने के लिए लिमिटेशन आपको 1 ईयर दिया हुआ है, कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, जब ऑर्डर पास होता है तब से। और अगर वो CGM में आएगा कब, अगर वो रिवेन्यू का मैटर होगा कोई तो वो CGM में आएगा। देन आता है हमारा रिलीज, सेल और रिस्टोरेशन ऑफ द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 85 क्या बोलता है हमारा सेक्शन, प्रोक्लेम इफ द प्रोक्लेम पर्सन अपियर्स विद इन टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन द कोर्ट शैल रिलीज द प्रॉपर्टी फ्रॉम द अटैचमेंट। अगर वो अपियर हो जाता है, प्रोक्लेम पर्सन क्या करता है, अपियर हो जाता है, वो भी विद इन टाइम हो जाता है, मतलब 30 डेज़ के अंदर प्रोक्लेमेशन की जो डेट होती है 30 डेट होती है, तो वहाँ से 30 डे के अंदर वो हो जाता है। और स्पेसिफाइड क्या करता है, रीज़न बता के, तो कोर्ट शैल क्या करता है, मेक ऑर्डर रिलीजिंग द प्रॉपर्टी, जो अटैचमेंट की प्रॉपर्टी है कोर्ट क्या करता है, रिलीज़ कर देता है, कि वो पर्सन आ गया तो अब उसकी प्रॉपर्टी अटैच करने की कोई नीड ही नहीं है, इसलिए कोर्ट क्या करता है, उसको रिलीज़ करा देता है। देन क्या आता है, इफ़ द प्रोक्लेम पर्सन डज नॉट अपियर, अगर वो पर्सन अपियर नहीं होता है तो क्या होगा, अपियर हो गया तो रिलीज़ होगी उसकी प्रॉपर्टी। अगर वो अपियर नहीं हुआ विद इन स्पेसिफाइड टाइम द प्रॉपर्टी अंडर द अटैचमेंट शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। फिर क्या होगा, नहीं आया तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको डिस्पोज करेगी उसके तरीके से, ओके। बट शैल नॉट सोल्ड, बट स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको बेचेगी नहीं, कब तक, 6 महीने तक, 6 महीने तक क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट उसको बेचेगी नहीं। बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट द स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट बी सोल्ड द प्रॉपर्टी बिफोर द डिस्पोजल ऑफ क्लेम और ऑब्जेक्शन मेड अंडर सेक्शन 84। या फिर उसके बाद क्या होगा, 84 में क्या दिया है फ्रेंड, कि ऐसा नहीं कर सकते, बेचेंगे नहीं वो, लेकिन ये देखिए ऑब्जेक्शन आया, बेच नहीं सकते, अनलेस, एक्सेप्शन है फ्रेंड ये, ओके, 6 महीने तक वो बेचेंगे नहीं, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पर दिखा हुआ है, अगर वो स्पेडी एंड नेचुरल डीके हो, या कोर्ट कंसिडर करे कि वो सेल जब होगा वो बेनिफिटेड होगा ओनर के लिए, जैसे आम रखे हुए वो सड़ जाएंगे रख रख के, तो कोर्ट क्या कर सकता, 6 महीने तो रखेगा नहीं ना, वो अगर आम है तो सड़ के ख़राब हो जाएंगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तब का तब बेचना पड़ेगा, और उसके जो प्रॉफिट आएगा वो ओनर के लिए भी प्रॉफिट बेनिफिटेड होगा ना। इस तरह से कोई स्पीडी होगा तो कोर्ट क्या करता है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में 6 महीने के अंदर भी वो सोल्ड करने बोल सकता है। इन ईदर ऑफ दिस केस कोर्ट में कॉज इट टू बी सोल्ड वेन एवर इफ इट इज़ थिंक फिट, जब भी लगता है कोर्ट को तो वो बेच सकता है फ्रेंड। इफ विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट सच पर्सन अपीयर बिफोर द कोर्ट एंड प्रूव टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, अगर वो आ जाता है कब, 2 साल तक, ये प्रॉपर्टी बेची अटैचमेंट करने के बाद,
और बेचने के बाद वो क्या किया, 2 साल के अंदर अंदर वो कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है और बोलता है कि मेरा जो रीज़न है वो रीज़नेबल था कोर्ट में हाजिर नहीं रहने का। तो कोर्ट क्या करता है, ऑर्डर पास करता है कि कोर्ट के बिफोर में नहीं आ पाया, ब्रॉड बिफोर कोर्ट। तो उसको कोर्ट अगर वो बोलता है इस तरह से तो क्या होता है, फ्रेंड, ही डिड नॉट अब्सकॉन्ड और कंसील। वो क्या बताता है कि मैं अब्सकॉन्ड नहीं था, कंसील नहीं था, हिमसेल्फ फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट और ही हैड नॉट सच नोटिस ऑफ द प्रोक्लेमेशन एज टू इनेबल हिम टू अटेंड विद इन द टाइम और स्पेसिफिक। जो उसको नोटिस नहीं मिली या बताया गया, या फिर वो छुप नहीं रहा था वारंट का कैंसिलेशन के लिए, कंसील नहीं कर रहा था अपने को या भाग नहीं रहा था, ये 2 सेटिस्फाइड करता है, तब क्या होगा फ्रेंड, 2 साल के अंदर सच प्रॉपर्टी और द सेल प्रोसीड देयर ऑफ शैल बी डिलीवर टू हिम आफ्टर सेटिस्फाइंग ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अटैचमेंट। तो अटैचमेंट करने के लिए जितने भी खर्चा आया था वो खर्चा निकाल के जो बचा है पैसा उसकी प्रॉपर्टी बेचने वाला, जो भी उसका जो प्रोड्यूस था कोर्ट के पास वो बेचा है, तो वो क्या कर देंगे, सेटिस्फाइड होता है अगर कोर्ट 2 साल के अंदर पर्सन आ रहा है तो पर्सन को, प्रोक्लेम ऑफेंडर को, वो बचा हुआ जो पैसा है या प्रोसीड है जो भी वो उसके पास दे देगा। ये बोलता है हमारा सेक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारा सेक्शन 85 हो गया। अभी हम देख रहे हैं सेक्शन 86। नॉट नोटिस है इसमें से और अवॉइडिंग नहीं कर रहा था एग्जीक्यूशन, अब्सकॉन्ड नहीं था, कंसील नहीं कर रहा था हिमसेल्फ को। देन क्या करते हैं वो, प्रोसीड ऑफ द सेल रिड्यूस करके आफ्टर सेटिस्फाइंग ऑल इनसे अटैचमेंट पावर डिलीवर टू हिम, उसको डिलीवर करते हैं। ओके, देन है हमारा सेक्शन 86 क्या बोलता है, अपील फ्रॉम ऑर्डर ऑफ रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अपील कहाँ पर की जा सकती है, एनी पर्सन एग्री बाय ऑर्डर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ द अटैचमेंट प्रॉपर्टी 85 अंडर सेक्शन 85(3) may appeal to the court to which appeal ordinary lie from the sentence of the first mentioned court। तो कहाँ होगी, lie from the sentence of the first mentioned court, जहाँ ऑर्डिनरी अपील होती है वहीं पर ये भी अपील जाएंगे। इतना ही बोलता है हमारा सेक्शन 86। 87 बहुत छोटा है फ्रेंड, 87 और 88 इंपॉर्टेंट है इसमें, और द रूल ऑफ रिगार्डिंग प्रोसेस में, तो हम ये 2 साथ में देख लेते हैं। आई थिंक इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन्स। इसमें क्या होता है फ्रेंड, इशू वारंट कब करते हैं, एडिशन टू समन्स में, समन्स भी करने के बाद वारंट भी, दोनों भी कर सकते हैं, कब, इतना बताया गया है। कंडीशन क्या होना चाहिए, वारंट ऑफ अरेस्ट इन ल्यू ऑफ एडिशन टू समन्स, समन्स के साथ साथ वारंट भी कब दिया जाएगा, उसकी कंडीशन क्या होना चाहिए, फर्स्ट होगी इधर बिफोर द इशू ऑफ समन्स और बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द अपीयरेंस कोर्ट सीज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन हैज़ अब्सकॉन्ड और विल नॉट ऑबे समन्स। वो पर्सन क्या है, राइटिंग में होना चाहिए पहले तो, ओके, कोर्ट करेगा एंड आफ्टर इशूइंग समन्स बट बिफोर टाइम फिक्स ही इज अपीयरेंस कोर्ट सीज रीजन टू बिलीव दैट ही हैज़ अब्सकॉन्ड और विल नॉट ओबे द समन्स, देन साइमल्टेनियसली दोनों भी इशू करा सकता है कोर्ट। एंड नेक्स्ट क्या होगा, फेल्स टू अपीयर, अगर समन्स के बाद फेल्स टू अपीयर इज प्रूव टू हैव बीन ड्यूली सर्व इन टाइम एंड नो रीजनेबल एक्सक्यूज इज ऑफर्ड फॉर सच फेलियर। कोई एक्सक्यूज भी नहीं देता है वो फेलियर के लिए और अपीयर होने के लिए फेल भी हो जाता है, तब क्या करना पड़ेगा, दोनों साथ में दे सकते हैं। देन है हमारा सेक्शन 88 पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। व्हेन एनी पर्सन for whose appearance or arrest the officer presiding in any court is empowered to issue a summons or warrant is present in such court, such officer may require such person to execute bond with or without surety for his appearance in such court or any other court to which the case may be transferred for trial। तो बॉन्ड देना पड़ेगा अपीयरेंस के लिए, इतना ही बोलता है सेक्शन फ्रेंड। अरेस्ट ऑफ ब्रीच ऑफ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, अगर वो ब्रीच जो बॉन्ड जो दिया है उसने वो ब्रीच करता है तो उसको अरेस्ट किया जाएगा। पर्सन बाउंड है और अपीयर होने के लिए कोर्ट में, लेकिन वो अपीयर नहीं होता है बॉन्ड देने के बाद भी, तो ऑफिसर क्या करेंगे, उसको अरेस्ट कर सकते हैं एंड प्रोड्यूस कर सकते हैं कोर्ट के सामने। देन हमारा सेक्शन 90 बोलता है प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन्स एंड वारंट ऑफ अरेस्ट। द प्रोविजन कंटेन इन दिस चैप्टर रिलेटिंग टू समन्स एंड वारंट and their issue, service and execution shall so far as may be applied to every summons and warrant of arrest issue under this code। तो क्या बोलता है ये जो हमारा चैप्टर है, ये समन्स एंड वारंट केस पे जो है, वारंट अरेस्ट पे जो है एप्लीकेबल होगा, ये बोलता है हमारा सेक्शन 90। इस तरह से फ्रेंड आज हमारा
पूरा कंप्लीट होता है चैप्टर 6 जो हमने स्टार्ट किया था सेक्शन 61 to 90 से, और अभी के जो हमने लेक्चर में देखा वो सेक्शन 82 से 90 तक हमने कंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना देखते हैं चैप्टर 7 जो है प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग। अभी हमने देख लिया कि प्रोडक्शन ऑफ पर्सन देखा हमने, कोर्ट के सामने कैसे अपेयर कराएंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि थिंग, किसी सामान को प्रोडक्शन करने के लिए या किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए जो हम समन्स इशू करेंगे वो अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ डू कमेंट, शेयर एंड लाइक टू माई सब्सक्राइब टू माई चैनल।